और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं लोकसभा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री, श्री मनोहर लाल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री और विद्युत मंत्री, श्री एच.डी. कुमारस्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री और इस्पात मंत्री, श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, श्री जीतन राम मांझी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री किरेन रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री, श्री चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री, श्री सी.आर. पाटिल, जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थ साइंस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जादव प्रतापराव गणपतराव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जयंत चौधरी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री श्रीपद यशो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रोफेसर SP सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अजय टमटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया कंज्यूमर अफेयर्स
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां और 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई
अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूट सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। सभा की कार्रवाई दिनांक 27 जून 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे के पश्चात के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। देखिए, स्पीकर का चुनाव हुआ और उसके बाद बधाई देने के बाद स्पीकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना मंत्रिमंडल है उससे परिचय कराया सदन का, और इसके बाद प्रस्ताव लाया गया इमरजेंसी को लेकर, जिसकी बरसी का ये मौका है। और इस दौरान विपक्ष की तरफ से सदन में जोरदार नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो आपातकाल में किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ी उसका जिक्र करते रहे। तब की कांग्रेस सरकार, तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, सबको कटघरे में खड़ा करते रहे। और अब इससे कहीं ना कहीं ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है अक्कू श्रीवास्तव जी कि यहां पर तो मामला टकराव की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये तो संविधान का शब्द आने के साथ ही हो गया था। अब राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो उनको लग रहा होगा कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि आपकी सीट ऊपर हो जाए
और आप समानता से देखें तो वो करें। उनको ये नहीं पता था कि अभी अगले आधे घंटे में क्या होने जा रहा है। और जो प्रस्ताव आमतौर पे सरकारें रखती हैं वो स्पीकर ने रखा, और मुझे लगता है ये आज तक के इतिहास का सबसे लंबा प्रस्ताव होगा। आपातकाल ही नहीं बल्कि अन्य प्रस्तावों में भी देखा जाएगा तो शायद सबसे लंबा प्रस्ताव होगा, जिसमें रह करके कांग्रेस और इंदिरा गांधी और बाकी सबको कोसा गया, लोकतंत्र और ऐसा प्रस्ताव जिसे सुनकर विपक्ष पूरी तरीके से बिलबिला गया। हाँ, देखिए, मैंने एकदम शुरुआत में आपसे क्या कहा था उस प्रोग्राम के कि विपक्ष को अपना डिसेंट नोट देना है, अरिथमेटिक से इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो भी अपनी तैयारी करके आए थे, तो उनको अंत में जब मौका मिला तो जो सबसे ज्यादा चीज कांग्रेस पार्टी को, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, उसको दर्द देगी और लोकतांत्रिक तरीके से शर्मसार करती है, वो है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी। तो बीजेपी वो पॉइंट कैसे मिस कर सकती है? तो बीजेपी ने एक ही स्ट्रोक में, जैसे अक्कू जी ने कहा, उसने एक ही स्ट्रोक में हिट करने की कोशिश की। तो मतलब 100 सोनार की एक लोहार की, क्या वही साबित हो गया ये जिस तरीके से इमरजेंसी वाले मामले पर प्रस्ताव आखिर में रख दिया गया लोकसभा में? इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में जांच और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में सीबीआई अब जांच अपने हाथ में ले चुकी है, और ऐसे में फिलहाल का अपडेट यह है कि हजारीबाग पहुंची है सीबीआई की टीम। नीट पेपर लीक की जांच, जिसके साथ हजारीबाग के एक स्कूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल का नाम ओएसिस बताया जा रहा है। हजारीबाग का ये ओएसिस स्कूल और इस ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, जिनके घर पर इस समय सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से जानकारी ली जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के घर पर मौजूद है। ये जो ओएसिस स्कूल है, ये नीट एग्जामिनेशन का सेंटर यहां पर था, और इसी ओएसिस स्कूल वाले नीट के एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से कि ओएसिस स्कूल, जहां से लगातार एबीपी न्यूज तक आप जानकारियां पहुंचा रहे हैं, आपने इस स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचाई कि कैसे सवालों के घेरे में ये स्कूल है, और अब इसी स्कूल के प्रिंसिपल के घर पर बताया जा रहा है सीबीआई की टीम मौजूद है। वो कौन से सवाल जिनके जवाब सीबीआई की टीम चाहेगी ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से लेना, शशांक? देखिए, पहले घर पर पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब सीबीआई की टीम जो है, जो एहसानुल हक प्रिंसिपल हैं, उनको यहाँ स्कूल ले आई है। और ये जो है नीट परीक्षा कराने के लिए हजारीबाग में सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे, 5 कॉलेज इनके अंडर में थे, 5 सेंटर। तो अभी अंदर पूछताछ चल रही है। इसके पहले घर पे पूछताछ हुई है, और कुछ अहम दस्तावेज सीबीआई के अधिकारी जो है एक बैग में जब्त करके यहाँ पे लाए हैं। और बिहार में जो पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, उस पर बुकलेट नंबर लिखा हुआ था। बुकलेट नंबर में की जब जांच की गई तो पता चला कि वो यहाँ का है, और उस बुकलेट नंबर पर यहाँ पे कमरा नंबर 18 में एक बच्ची 5 मई को परीक्षा भी दी थी। अब इन लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आपका बुकलेट जो ये नंबर था इस केंद्र का, ये पहले ही कैसे बाहर आ गया? क्या परीक्षा माफियाओं से आप लोगों के संपर्क हैं? अगर हैं तो किस तरह आप लोगों से उन लोगों ने संपर्क साधा? क्या पैसों का लेन देन हुआ? तो तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है। फिलहाल अंदर पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, 3 अधिकारी हैं और 2 गाड़ियां आप देख रही हैं, और गेट को जो है अंदर से लॉक कर दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है, यहाँ के बाद इनको जो कुरियर का ऑफिस है ब्लू डार्ट का, वहाँ ले जाया जा सकता है। दरअसल शक ये है या तो सेंटर से पेपर लीक हुआ है या तो ट्रांसपोर्टेशन में। तो हर चीज़ की जांच जो है सीबीआई यहाँ पे कर रही है। करीब 1.5 घंटे तक आवास पर हाशमिया कॉलोनी में पूछताछ हुई, उसके बाद टीम जो है उनको यहाँ लेके आई। और रास्ते में हमने एहसानुल हक साहब से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी वो आज बोल नहीं रहे थे, जबकि कल तक खुद को वो निर्दोष बता रहे थे। तो अंदर जो है पूछताछ लगातार हो रही है। उनके केबिन में भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और कुछ देर पहले इनको फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा नंबर 18 है उसमें ले जाया गया था। उसी में जो बच्ची एक थी वो परीक्षा दी थी। और मैं आपको बता दूं कि 5 मई को परीक्षा थी, लेकिन 3 तारीख को ही रांची से हजारीबाग ब्लू डार्ट कुरियर के नेटवर्क वाहन पे प्रश्न पत्र वाले ट्रंक लाए गए थे। उसको हजारीबाग में कुरियर ऑफिस रखा गया, फिर वहां से ई रिक्शा पर बैंक ले जाया गया था। तो डाउट है या तो स्कूल से पेपर लीक हुआ है या तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो हर पहलुओं पर जांच जो है सीबीआई की टीम जो है ये कर रही है। लेकिन शशांक, मतलब ये तय है कि पेपर लीक का मामला यहीं हजारीबाग में ही हुआ है, ये आप कह रहे हैं तय है? या तो ये जो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर जिसमें एक ओएसिस स्कूल और साथ ही हजारीबाग में आप बता रहे हैं कि 5 अन्य सेंटर्स भी थे, और यहाँ इस शहर में सेंटर कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी इन्हीं के जिम्मे थी, एहसानुल हक के जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। या फिर आप कह रहे हैं कि
यहां हजारीबाग में जब पेपर लाया गया, उस समय कोरियर के जरिए जब पेपर लाया गया तो ट्रांसपोर्टेशन के समय यह लीक हो सकता है। यही अभी तक तस्वीर सामने आ रही है शशांक। बिल्कुल बिल्कुल, यही दो चीज़ें, या तो सेंटर से लीक हुआ है या तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ है। लेकिन यहाँ शक ज़्यादा गहरा आ रहा है क्योंकि जो जले हुए प्रश्न पत्र पटना में मिले थे उस पर जो बुकलेट नंबर था वो इसी सेंटर का था, तो शक यहाँ ज़्यादा गहरा आ रहा है। लेकिन कल तक ये जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें खुद को ये निर्दोष बता रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन में लीक हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे अंडर में यहाँ पे 5 सेंटर थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने अपना काम किया। 5 मई को 2 बजे से परीक्षा थी, SBI बैंक से कड़ी सुरक्षा में यहाँ पे सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र आ गया था। 1:15 में उसको डिजिटल लॉक काटा गया आरी से क्योंकि डिजिटल लॉक फेल कर गया था। उसके बाद 1:40 में बच्चों को प्रश्न पत्र दिया गया और इस सारे प्रोसेस में सारे SOP फॉलो किए गए। उस समय सेंटर सुपरिटेंडेंट यहाँ पे थे, बच्चों के सामने प्रश्न पत्र खोला गया। तो तमाम बातें ये कह रहे हैं, दलील दे रहे हैं अपने तरफ से। लेकिन CBI जो है जांच तेज कर दी है और जो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है उस पर जो सीरियल कोड है वो यहाँ का है, तो शक यहाँ ज्यादा गहरा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो CBI की टीम हजारीबाग में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को CBI ने पेश किया है। रिमांड मांग रही है CBI और बड़ा दावा CBI की तरफ से किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष सिसोदिया पर डाल दिया। आबकारी नीति से केजरीवाल ने किनारा कर लिया। आबकारी नीति की जानकारी नहीं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। ये तमाम जानकारियां CBI की तरफ से साझा की जा रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में CBI की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचा रहे हैं और आबकारी नीति में हर तरीके के घपले से किनारा करते हुए सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, क्या तस्वीर उभर रही है CBI की तरफ से राउस एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से दलील रखी जा रही है? तो मतलब लब्बो लुबाब CBI यही बताने की कोशिश में कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया पर सारा का सारा आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अपने अपने तर्क रख रहे हैं। CBI के वकील का कहना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, 44 करोड़ रुपए की वो ट्रांजैक्शन के भी सबूत है कि जो कैश के जरिए गोवा भेजे गए थे। सबसे अहम बात यहाँ पर CBI की तरफ से ये भी कही गई कि जब हमने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तो उन्होंने विजय नायर से अपने अधीन काम करने की बात नहीं कबूल की, बल्कि ये बात कही कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अंडर में काम करते थे और कहा कि सारा जो ठीक रहा था कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया और कहा कि जो आबकारी नीति है उसके बारे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके वकील बार बार यही बात कह रहे हैं कि किसी तरह की मेरिट्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जानबूझकर जो अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने की ये पूरी साजिश रची गई है। जब अदालत ने ये बात भी CBI से पूछी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की तो CBI का कहना था कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंटरिम बेल पर थे और यही वजह थी कि वो उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। तो दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। CBI की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई है और ये बात भी अदालत में गई है कि जुलाई तक उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगभग पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी अदालत के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो चल रहे हैं और अब देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरीके से इन दलीलों को लेता है और अरविंद केजरीवाल की कितने दिन की रिमांड CBI को मिलती है। एक और बात बताइए वरुण, जो खबर आई थी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में यहीं पर जब सुनवाई चल रही थी कोर्ट रूम के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी बिगड़ी, शुगर लेवल्स उनके डाउन हो गए, उसको लेकर अभी का क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब अरविंद केजरीवाल की तबीयत पहले से बेहतर है। उनका जो शुगर लेवल है अचानक से कोर्ट रूम में डाउन हो गया था। उन्होंने तभी अदालत से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ खाना होगा, चाय पीने की ज़रूरत है। जिसके बाद जो अदालत ने उनको दूसरे रूम में भेज दिया, वहाँ पर उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है एक तरह से कह सकते हैं वो दिया गया, जो ज़रूरी खाने की चीज़ थी वो दी गई। कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल की तबीयत बेहतर हुई तब उसके बाद वो एक बार फिर से कोर्ट रूम के अंदर चले गए हैं और अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम के अंदर फिलहाल मौजूद है और जो डिफेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो अपनी अपनी दलीलें हैं वो रखी जा रही है। जी, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो 5 दिन का CBI रिमांड मांग रही है, अदालत में अभी सुनवाई चल रही है, देखना है क्या फैसला लिया जाता है।